स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अमीर होने की हमारी पूरी सोच को शायद हिला सकती है। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। इसे थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने लिखा है। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये 20 साल से ज्यादा की रिसर्च पर आधारित है। बिल्कुल। तो जब हम करोड़पति सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है? महंगी स्पोर्ट्स कारें, बड़े बड़े बंगले, डिजाइनर कपड़े, है ना? हाँ, वही टिपिकल इमेज। पर ये किताब कहती है रुकिए, शायद आप गलत दरवाजा देख रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि भाई असलियत क्या है। क्या वाकई में ज्यादातर अमीर लोग वैसा जीवन जीते हैं जैसा हमें लगता है या दिखाया जाता है, या फिर कहानी कुछ और है, संपत्ति बनाने का राज कुछ और ही है, शायद थोड़ा कम ग्लैमरस पर ज्यादा टिकाऊ। बिल्कुल सही कहा। ये किताब इसी चौंकाने वाली सच्चाई को सामने लाती है कि असली करोड़पति तो अक्सर हमारे आसपास पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वे इतने साधारण दिखते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। उनकी पहचान दिखावे से नहीं होती, उनके अनुशासन से, उनकी आदतों से, उनकी वित्तीय समझ से होती है। वो अमीर दिखने की रेस में हैं ही नहीं, वो तो अमीर बनने की यात्रा पर हैं। अमीर बनने की यात्रा, दिलचस्प। तो फिर हैं कौन ये रहस्यमयी करोड़पति पड़ोसी? किताब कैसे बताती है इनके बारे में? देखिए, किताब के हिसाब से ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ उनकी कुल संपत्ति से अगर सारे कर्ज वगैरह हटा दें तो $1 मिलियन या उससे ज्यादा है। यानी करीब 8 करोड़ रुपए। ओके। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात, रिसर्च ये दिखाती है कि इनमें से ज्यादातर लोग कोई सुपर हाई प्रोफाइल जॉब वाले नहीं होते। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर तो है, लेकिन साथ ही जैसे छोटे व्यापारी, किसान या कोई वेल्डिंग का काम करने वाला, पेस्ट कंट्रोल सर्विस चलाने वाले लोग भी। अरे, ये तो वो लोग हैं जो शायद हमारी नजरों में करोड़पति वाले खांचे में फिट ही नहीं बैठते। बिल्कुल, वो आम घरों में रहते हैं, सामान्य सी गाड़ियां चलाते हैं। यहीं पर पहला बड़ा सवाल उठता है ना? अमीर दिखना और अमीर होना, ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, पूरी तरह से अलग। असली संपत्ति अक्सर शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप बढ़ती है। किताब का एक आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा? लगभग 80% करोड़पतियों ने अपनी कार कभी नई खरीदी ही नहीं, या अगर खरीदी भी तो कोई महंगी लग्जरी ब्रांड नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद सामान्य कार। बाप रे, 80%! हाँ, उनके लिए गाड़ी सिर्फ एक जरूरत है, कोई स्टेटस सिंबल नहीं। हो सकता है जो महंगी गाड़ी चला रहा है उसकी ईएमआई भरने में हालत खराब हो और बगल से गुजरने वाला साधारण कार वाला असल में करोड़पति निकले। बिल्कुल हो सकता है। ये किताब यही धारणा तो तोड़ती है। ये तो कमाल की बात है। यहाँ ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम ऐसी ही सोच बदलने वाली बातों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो फोकस असलियत पर होना चाहिए, दिखावे पर नहीं। सही कहा। बहुत जोर देती है फ्रूगैलिटी। हाँ, फ्रूगैलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? सादगी, किफायत, थोड़ी कंजूसी। हाँ, कह सकते हैं। सादगी, किफायत, खर्च में संयम। सुनने में शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, कंजूसी जैसा, लेकिन किताब कहती है कि ये करोड़पति बनने की सबसे आम और सबसे शक्तिशाली आदत है। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या वे बिल्कुल खर्च नहीं करते? जीने के लिए तो चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि वे खर्च नहीं करते। वे सोच समझ कर खर्च करते हैं। फर्क यहाँ है, वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा, किताब कहती है अक्सर 20% या उससे भी ज्यादा, पहले बचाते हैं और निवेश करते हैं। पहले बचाते हैं? हाँ, पहले बचाते हैं और फिर जो बाकी बचता है उससे अपना जीवन चलाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, पहले खर्च, फिर अगर कुछ बचा तो सेविंग। एग्जैक्टली। उनकी हर खरीदारी के पीछे एक सवाल होता है, क्या ये चीज जरूरी है? क्या ये मुझे मेरे वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाएगी? वे ब्रांड के पीछे नहीं भागते, महंगी घड़ियों या गहनों से अपनी पहचान नहीं बनाते। अच्छा। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, न कि सिर्फ खर्च होता जाता है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये एक तरह का अनुशासन है, एक मानसिकता है। बिल्कुल। और ये अनुशासन सिर्फ पैसे तक ही नहीं है, वे अपने सबसे कीमती संसाधन समय, ऊर्जा और पैसा, तीनों को बहुत ध्यान से मैनेज करते हैं। कैसे? समय बर्बाद नहीं करते, ऊर्जा को उत्पादक कामों में लगाते हैं और पैसे को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाते हैं। किताब बताती है कि वो बाकायदा बजट बनाते हैं, अपने निवेश को ट्रैक करते हैं और हर साल अपने लिए वित्तीय लक्ष्य तय करते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया।
मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि लगातार की जाने वाली मेहनत और प्लानिंग का नतीजा है। अच्छा, किताब में एक और बड़ी दिलचस्प सी बात है, थोड़ी विवादास्पद भी शायद, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर यानी ईओसी। ये सुनने में किसी मेडिकल टर्म जैसा लगता है, ये क्या चीज है? हाँ, नाम थोड़ा अजीब है। इसका मतलब है जब माता पिता अपने वयस्क बच्चों को लगातार आर्थिक मदद देते रहते हैं। जैसे कभी महंगे तोहफे दे दिए, या उनकी लाइफस्टाइल का खर्चा उठा लिया, या बस यूं ही पैसे दे दिए जब जरूरत हुई या नहीं भी हुई। इसे आर्थिक बाहरी रोगी देखभाल कहा गया है। जैसे अस्पताल से छुट्टी के बाद भी मरीज को देखभाल चाहिए होती है ना, कुछ वैसा। देखने में तो ये बहुत प्यार और देखभाल वाली बात लगती है, इसमें क्या दिक्कत है? यहीं पर किताब की रिसर्च चौंकाती है। वो बताती है कि जिन वयस्क बच्चों को जरूरत से ज्यादा ईओसी मिलती है, वे अक्सर आर्थिक रूप से कम आत्मनिर्भर और कम सफल होते हैं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें कभी पैसे की असली कीमत, मेहनत और बचत का महत्व समझ ही नहीं आता। उन्हें हमेशा पता होता है कि पीछे एक सेफ्टी नेट है। वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना सीख ही नहीं पाते। मतलब अच्छी नीयत से की गई मदद भी अनजाने में नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। इसके उलट किताब कहती है जिन करोड़पति माता पिता ने बच्चों को सीधे पैसे देने के बजाय उन्हें पैसे कमाना सिखाया, बचाना सिखाया, निवेश करना सिखाया, मतलब आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनना सिखाया, उनके बच्चे ज्यादा सफल हुए। तो यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, हम अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में क्या देना चाहते हैं? सिर्फ पैसा, या पैसे को संभालने और बढ़ाने की काबिलियत? बहुत जरूरी सवाल है ये। काबिलियत होगी तो पैसा शायद फिर बन जाए, लेकिन अगर सिर्फ पैसा मिला और उसे संभालने की आदत या समझ नहीं, तो वो खत्म भी हो सकता है। सही कहा। तो संदेश ये है कि बच्चों को वित्तीय साक्षरता और अनुशासन सिखाना उन्हें सीधे पैसे थमा देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, अब जरा करियर पर आते हैं। क्या करोड़पति बनने के लिए वाकई डॉक्टर, वकील या कोई बड़ा बिजनेसमैन ही बनना पड़ता है? आम धारणा तो कुछ ऐसी ही है। किताब इस धारणा को भी काफी हद तक तोड़ती है। हाँ, कुछ करोड़पति इन पेशों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो स्वरोजगार करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अपना काम करते हैं। हाँ, अपना काम करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि उनका बिजनेस बहुत ग्लैमरस या बड़ा हो। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं। हाँ, किताब में कई उदाहरण हैं, जैसे नीलामी करने वाले, कबाड़ का काम करने वाले, वेल्डिंग के विशेषज्ञ, पेस्ट कंट्रोल सेवाएं देने वाले, या किसी खास तरह की मशीनरी के पुर्जे बनाने वाले। अच्छा। ये वो नीश मार्केट है जहां शायद चमक दमक कम हो, प्रतिस्पर्धा भी कम हो, लेकिन जरूरत हमेशा बनी रहती है। और किताब एक और जबरदस्त बात कहती है। क्या? कि स्वरोजगार करने वालों के करोड़पति बनने की संभावना नौकरी पेशा लोगों से करीब 4 गुना ज्यादा होती है। 4 गुना! ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों? इसका एक बड़ा कारण है नियंत्रण। स्वरोजगार में आपका अपनी आय और अपने खर्चों दोनों पर ज्यादा नियंत्रण होता है। आप तय कर सकते हैं कि कितना कमाना है, कैसे कमाना है, और कमाए हुए पैसे को कहाँ लगाना है, वापस बिजनेस में लगाना है या निवेश करना है। हाँ, नौकरी में तो आय और खर्चे काफी हद तक तय होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पैच है। सिर्फ स्वरोजगार होना या ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? यहीं पर किताब एक और वर्गीकरण करती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक लोगों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कौन सी 3? पहली है PAWS, प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये वो लोग हैं जो अपनी आय की तुलना में कहीं ज्यादा संपत्ति जमा करते हैं। ये बेहद अनुशासित होते हैं, सादगी से रहते हैं और जमकर बचत और निवेश करते हैं। ठीक है, PAWS। दूसरी है AWS, एवरेज एक्यूमुलेटर्स। ये अपनी आय के हिसाब से ठीक ठाक, मतलब औसत संपत्ति जमा कर पाते हैं। और तीसरी है UAWs, अंडर एक्यूमुलेटर्स। ये लोग अच्छी कमाई करते हैं, शायद पौ से भी ज्यादा, लेकिन ज्यादा खर्च और दिखावे के चक्कर में अपनी आय की तुलना में बहुत कम संपत्ति जमा कर पाते हैं। उनकी नेटवर्थ कम होती है। ओह, तो असल चीज कमाई नहीं, बल्कि कमाई को संपत्ति में बदलने की क्षमता है, अनुशासन और आदतें। बिल्कुल। और यही मुझे लगता है ज्ञानोदय पॉडकास्ट का मकसद भी सामने आता है। श्रोताओं को सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि पौ बनने के लिए प्रेरित करना, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। सही बात है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि ज्यादा कमाने वाला UAW असल में कम कमाने वाले पौ से ज्यादा गरीब हो सकता है नेटवर्थ के मामले में। ये बात थोड़ी हजम करनी मुश्किल है, पर शायद सच यही है। सच यही है, रिसर्च तो यही दिखाती है। और खुशी का क्या?
ये सब पैसे के पीछे भागना, इतनी किफायत, ये सब करके इंसान खुश रहता भी है? मतलब क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? हाँ, ये तो सदियों पुराना सवाल है। किताब का नजरिया इस पर में बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है, देखिए, पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीदता, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन वित्तीय सुरक्षा, ये जानना कि आपके पास जरूरत के लिए पर्याप्त पैसा है, आपको अचानक आई मुसीबत या नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज जीवन से तनाव कम करती है। ये बात तो है, पैसों की चिंता बहुत तनाव देती है। बिल्कुल। और कम तनाव अक्सर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और हाँ, खुशी से जुड़ा होता है। तो पैसा सीधे खुशी नहीं लाता, पर शायद खुशी के रास्ते की एक बड़ी रुकावट यानी आर्थिक असुरक्षा उसको हटा देता है। तो पैसा खुशी का टिकट नहीं, पर शायद उस रास्ते का एक जरूरी हिस्सा है जो तनाव कम करता है। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। किताब संपत्ति बनाने के दो पहलू बताती है, ऑफेंस और डिफेंस। ऑफेंस और डिफेंस, हाँ, जैसे खेल में होता है। हाँ, बिल्कुल। ऑफेंस है ज्यादा आय कमाना, अपने करियर या बिजनेस में अच्छा करना, स्मार्ट तरीके से काम करना, अपनी कमाई बढ़ाना। और डिफेंस है उस कमाए हुए पैसे को बचाना और निवेश करना। यानी खर्चों पर नियंत्रण, फिजूल खर्ची से बचना, कर्ज से दूर रहना। एग्जैक्टली। करोड़पति इन दोनों में संतुलन बनाकर चलते हैं। वो सिर्फ अच्छा ऑफेंस नहीं खेलते, उनका डिफेंस भी उतना ही मजबूत होता है। वे सिर्फ कमाते नहीं, उसे सहेजते भी हैं, बढ़ाते भी हैं। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो असली खुशी शायद अपने काम में कोई मकसद ढूंढने, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे रिश्ते रखने और अपने जीवन पर एक तरह का नियंत्रण महसूस करने से आती है। पैसा इसमें कैसे फिट होता है? पैसा उस नियंत्रण या उस स्वतंत्रता को पाने का एक साधन बन सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता आपको वो काम करने की आज़ादी देती है जो आप सच में करना चाहते हैं, न कि वो जो आपको सिर्फ पैसे के लिए मजबूरी में करना पड़ता है। सही बात है। ये आपको अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताने का मौका दे सकती है। तो पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है जो आपको अपनी पसंद की जिंदगी जीने देता है। ठीक है। इसीलिए सिर्फ ऑफेंस यानी कमाने पर फोकस करना काफी नहीं, डिफेंस यानी बचाना और बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, ये सब बहुत ही आंखें खोलने वाली बातें हैं। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा और द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब का सार निकालना हो, निचोड़ निकालना हो, तो मुख्य बातें क्या होंगी? टेक अवे क्या है? हाँ, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो बार बार सामने आते हैं। पहला और सबसे जरूरी, कमाई से ज्यादा बचत मायने रखती है। आपकी इनकम कितनी है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें से कितना बचाकर निवेश कर पाते हैं। ठीक है। और दूसरा, सादगी यानी फ्रुगैलिटी एक शक्ति है। सोच समझकर खर्च करना और फिजूल खर्ची से बचना ही संपत्ति बनाने की असली नींव है। तीसरा, दिखावा विनाशकारी है। अमीर दिखने की कोशिश अक्सर अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। चौथा, स्वरोजगार एक प्रबल मार्ग हो सकता है, क्योंकि ये आपको आय और खर्च पर बेहतर नियंत्रण देता है। पांचवा, वित्तीय शिक्षा जरूरी है, खासकर अगली पीढ़ी के लिए। पैसे देने से बेहतर है पैसे की समझ देना। और छठा, शायद सबसे बड़ा मंत्र। हाँ, सबसे बड़ा मंत्र, अमीर बनो, अमीर दिखो मत। फोकस ऑन बीइंग रिच, नॉट लुकिंग रिच। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत सीधे और सरल लगते हैं, पर इन्हें असल जिंदगी में उतारना शायद उतना आसान ना हो। क्या किताब कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाती है? मतलब करें क्या? हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदम भी सुझाती हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है, चाहे वो कहीं से भी शुरू कर रहा हो। जैसे कि? पहला कदम, बजट बनाओ और बचत का लक्ष्य तय करो। अपनी आय का कम से कम 20% और अगर मुमकिन हो तो 40% तक बचाने और निवेश करने का लक्ष्य रखो। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, बजट और बचत लक्ष्य। दूसरा, नियमित रूप से निवेश करो। इंतजार मत करो कि सही समय आएगा या जब ज्यादा पैसे होंगे तब करूंगा। छोटी शुरुआत करो पर लगातार करो। SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या अगर आपका बिजनेस है तो उसमें निवेश को आदत बनाओ। तीसरा, दिखावे की खरीदारी से बचो। चीजें जरूरत के लिए खरीदो, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? चौथा, लंबी अवधि की सोच रखो। संपत्ति रातों रात नहीं बनती, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखो और टिके रहो। कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। और आखिरी, वित्तीय ज्ञान बढ़ाओ और सिखाओ। खुद भी लगातार सीखते रहो। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो जैसे ज्ञानोदय पॉडकास्ट, और अपने बच्चों को भी कम उम्र से ही पैसे की समझ दो।
उन्हें छोटी उम्र से ही बचत और निवेश के बारे में बताओ। तो कुल मिलाकर द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें एक बहुत ही जमीनी हकीकत दिखाती है। करोड़पति बनना कोई लॉटरी लगने या सिर्फ अमीर घर में पैदा होने का मामला नहीं है, जैसा कि अक्सर सोचा जाता है। बिल्कुल नहीं। ये तो अनुशासन, सादगी, स्मार्ट वित्तीय फैसलों और एक लंबी अवधि की सोच का नतीजा है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि असली अमीर शायद हमारे बगल में ही रहते हों, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी तामझाम के, चुपचाप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए। ये जानना ही अपने आप में कितना सशक्त महसूस कराता है ना। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगली बार जब आप किसी को बहुत महंगी चीजों का इस्तेमाल करते देखें या खुद कोई बहुत महंगी चीज खरीदने की सोचें, तो एक पल रुककर सोचें, क्या ये असली संपत्ति का प्रतिबिंब है या सिर्फ एक छवि? और क्या मेरे खुद के खर्च करने के तरीके मेरे अपने वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाते हैं? कहीं मैं अनजाने में अमीर दिखने की उस दौड़ में तो नहीं फंस गया हूं जिसका जिक्र ये किताब बार बार करती है? बहुत ही बढ़िया सवाल सोचने के लिए छोड़ा है आपने। तो अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट चर्चा अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया, या कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। और हमें ये भी बताइए कि आप अगली बार किस किताब या किस विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।